हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग के जीवन में दीप जले और आपका मंगलमय हो, और लक्ष्मी पूजा कीजिए और दीपावली को खुशियाँ मनाइए और साथ में पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 26 नवंबर और 27 नवंबर को बिहार एसएससी के है। तो बीच में आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन डेली एक सेट प्रैक्टिस ज़रूर बनाएं, उसमें सारे चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से दीपावली मना रहे होंगे। चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह सुबह में डेली 8 बजे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपके सामने अच्छे से डिस्कशन किया जाए, और किया भी जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस में लाभ मिला होगा, और उनकी तैयारी भी मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने 140 वीडियो डाला है, जिसमें हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन है, और उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम में उपलब्ध है और वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वो सारे वीडियो पड़ा है। और बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करें तो उसका भी आपको 55 वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि फुल्ली डिस्कशन के साथ है। वो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव ग्रुप डिस्कशन जैसे ही छठ पूजा ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा, और यह डेली चलेगा। जो मॉर्निंग में चल रहा है यह डेली चलेगा। आप इसे ज़रूर देखेंगे और अच्छे से डिस्कशन करके, और अपने नोटबुक में जो बात नहीं जानते हैं उसे नोट करेंगे और रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वनडे, जैसे 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी लेखापाल, यूपी पेट, यूपी पीसीएस, जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो चाल, चाल प्रवणता, तापमान और विद्युत धारा। यहाँ पर सदिश राशि की बात कह रहा है, तो सदिश राशि आपको चाल, प्रवणता है, और चाल, तापमान और विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि है। जिसमें दिशा और परिणाम होता है उसे सदिश, जिसमें केवल दिशा होता है उसे अदिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, शैवाल और जिम्नोस्पर्म। तो इसे कौन करता है आधा भाग पृथ्वी को? इसका आंसर हो जाएगा आपको शैवाल कहता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्त शर्करा को लीवर, अग्नाशय, प्यूटरी और थाइमस। तो यह कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्यूटरी आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा में डीएनए नहीं पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता है। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों में पाया जाता है। एडेनिन में, थाइमिन में और साइटोसिन में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रक्त लाल होता है?
किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, WBC के कारण, प्लेटलेट्स के कारण और सीरम के कारण। तो मानव का रक्त आपको हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है और WBC यानी कि श्वेत रक्त को कहा जाता है, और मेरे रक्त में प्लेटलेट्स 55% होता है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था, और रक्त समूह का कहेगा तो कार्ल एंडलैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था। सर्वग्राही ए बी है, और सर्वदाता जब पूछेगा आपसे तो ओ हो जाएगा। तो इस सारे बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर, और ऑप्शन डी कह रहा है पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर। तो सिंधु सभ्यता में कैसे लिखी जाती थी? तो पहली जो पंक्ति थी वो दाईं से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति जो थी बाईं से दाईं ओर। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आगे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, मैं चारों बौद्ध संगीति के आपके सामने चर्चा कर दे रहा हूँ, और सबको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर शासनकाल नहीं पूछा गया है, अध्यक्ष पूछा गया है। तो वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप और सबाकमी। तो यहाँ पूछा गया कि प्रथम जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा आपको सबाकमी के द्वारा किया गया था। तीसरा आपको वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और ये 4 कहाँ हुआ था? पहला आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा आपको पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो मुंबई, कोची, चेन्नई और विशाखापत्तनम। तो प्राकृतिक बंदरगाह आपको चेन्नई नहीं है, बाकी मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है, और चेन्नई आपको कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9 घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता है? जैसे घेरे का नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड वेलेस्ली को, वारेन हेस्टिंग्स को और बेंसी टाट को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स को, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इनका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। बेंसी टाट की बात करें तो चौसा का जब युद्ध हुआ था, बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 में 22 अक्टूबर को, उस समय बेंसी टाट गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10, वामपंथी विचार पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? वामपंथी विचार पे 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1941 में। तो इसकी स्थापना आपको 1939 में किया गया था। 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आज का सेट नंबर 13 है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर विश्व में पूछा गया है। अटलांटिक महासागर की पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक तरफ आपको सूची दिया गया शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरे तरफ आपको देश का मैदान दिया गया है, तो इसे आपको मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। कैंटरबरी जो है आपको न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। पुस्ताज जो है आपको हंगरी का है। वेल्ड जो है आपको अफ्रीका के है, और पंपास आपको अर्जेंटीना का है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 2,
4 और 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत है? जो वंदे मातरम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो वंदे मातरम आपको स्वदेशी आंदोलन का है, जो कि 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 1930 से लेकर 1934 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। ये चारों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार किया गया था। यहाँ पर स्वीकार करने की बात कर रहा है। कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, अन्यथा गलती होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947। तो स्वीकृति की बात कहेगा, स्वीकार करने की बात कहेगा तो 3 जून 1947 को किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं। तो और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी और लोकपाल। तो इसका आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है, और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में है, और महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में है। तो ये सारे चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो व्यक्ति मताधिकार, समानता का अधिकार, वर्गीय मताधिकार और सार्वभौमिक मताधिकार। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था आपको व्यक्ति मताधिकार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्यादेश संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को संबंधित करता है? वह कौन सा भाग है? तो भाग 12 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 और भाग 11 और अध्याय 2। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में नया क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भाग 11 और अध्याय 1 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, नील आंदोलन जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो दीन बंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर बिश्वास और हेमचंद्र कर। तो कौन थे नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दादा भाई नौरोजी, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दयानंद सरस्वती ने किया था, और स्वराज का प्रयोग सबसे पहले कहेगा तो राजाराम मोहन राय ने किया था, और दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21, श्रम गहन उद्योग वह है, श्रम गहन उद्योग जहां श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है,
कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और श्रमिकों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता का दुक्षक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? निर्धनता के दुक्षक की अवधारणा एडम स्मिथ, रेगनर, नर्क्स, कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी की बात करें तो किन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, रेगनर, नर्क्स। एडम स्मिथ आपको अर्थशास्त्र के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 23, वेदत्री कहा जाता है, वेदत्री कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदत्री क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी का संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र और क्रूजेट वक्र। तो कौन दर्शाता है? तो आपको फिलिप्स वक्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बुग्याल तथा प्यास घास के मैदान किस देश या प्रदेश में पाया जाता है? बुग्याल उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में और हिमाचल प्रदेश में। तो यह आपको पाया जाता है उत्तराखंड में। दाची ग्राम अभ्यारण्य की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। मानस आपको असम में है। क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो जलवायु प्रदूषण का परिवर्तन का कारण आपको यह सभी है, ग्रीन हाउस है, ओजोन परत का है और प्रदूषण का है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। तो कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आपको व्यक्तिगत कर और निगम कर है, यानी कि सीमा शुल्क और सेवा कर या व्यक्तिगत कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो टांसले ने, हैकल ने, एडवर्ड वेस ने और लिंडेन ने। तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो आपको इसका करेक्ट आंसर हैकल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो 0 डिग्री पर वायु में, 100 डिग्री पर वायु में, जल में और लकड़ी में। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको लकड़ी में होता है। जल में आपको 1400 के आसपास होता है, वायु में आपको 332 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, प्रत्यास्था तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और अर्थोफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सबसे बड़ा समूह आपको थैलोफाइट है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा आपको सीधा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि कौन सही नहीं है। खाद जो हरित क्रांति, दूध श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति और कुक्कुट पालन भूरी क्रांति। तो इसमें पूछा गया कि कौन सही है, नहीं है, तो आपको यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो कुक्कुट जो होगा यही इसका आंसर होगा। खाद आपको हरित क्रांति सही है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति सही है और उद्यान आपको सुनहरी क्रांति सही है। क्वेश्चन नंबर 34,
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम बीपीएससी पूछता है और उसको क्रम से सजाना रहता है, तो सब आपको अच्छे से याद होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो केरल में तो सबसे कम है, ये सबको पता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन ए और बी में ही इसका आंसर होगा। अब इसे छांटना है, आपको अच्छे से याद होगा तभी इसको छांट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी केरल, उसके बाद तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। और यहीं पर सबसे ज़्यादा पूछता लिंगानुपात कहाँ है, तो आपसे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार का है जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, सबसे कम लिंगानुपात है आपको हरियाणा का। जनसंख्या घनत्व की बात मैंने 1106 किलोमीटर किया है। आइए क्वेश्चन मिलाना है, एक तरफ परियोजना है और दूसरे तरफ आपको नदी है, तो आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, तिलैया जो बांध है, तिलैया बांध आपको ब्राकर नदी पर है। पेच बांध की बात करें तो दामोदर नदी पर है। बाणसागर परियोजना आपको सोन नदी पर है और रंजीत सागर परियोजना आपको रावी नदी पर है। तो डी का 4 और सी का 3, ए का 2 और बी का 1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक है? उरुग्वे, प्राग्वे, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो कौन सा इसमें देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राग्वे। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्न में से किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है? बनी तंग घाटी है मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया और नील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोलोराडो। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें नील नदी है जिसकी लंबाई 66 से 90 किलोमीटर है और दूसरी सबसे लंबी नदी आपको अमेजन है और सबसे चौड़ी नदी भी आपको अमेजन है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सा समिति है? एल.ए. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और थुंगन समिति। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा समिति नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दिनेश गोस्वामी जो समिति है वो चुनाव सुधार से संबंधित है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? सिख के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1892 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस अधिनियम के तहत? तब भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था और मुस्लिम के लिए भारत सरकार 1909 के मार्लो मिंटो के द्वारा की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसके तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो संघ समिति के उन्होंने किया था, संघीय संविधान समिति का भी किया था और प्रांतीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। यही आपको गलत है और गलत को चुनना था। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति भी बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ को निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड में सजा को दुर्लभ और दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, गोपालनचारी बनाम केरल राज 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज 1983 और तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज 1979। तो इसके आंसर की बात करें तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉ एसमेस सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका संबंध है आपको लॉन टेनिस से।
आगा खा कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? आइए, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्वेश्चन है आपको ऑप्शन सी, इसको पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो बंगला को, तमिल को, तेलुगु को और मैथिली को किस भारतीय भाषा को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तेलुगु को कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। दूसरे स्थान पर आपको बंगला है और तीसरे स्थान पर आपको तमिल है। क्वेश्चन नंबर 45, सारनाथ के धमे स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य वंश के, शुंग वंश के, कुषाण वंश के और गुप्त वंश के। तो सारनाथ के जो हुआ था वो आपको मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। वहीं पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुर ने किया था और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तहनारूर, पुरनारूर, महास्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महास्थान। क्वेश्चन नंबर 47, चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह था। चोल एक तमिल है जिसकी धनुष, बाघ, मछली और नाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उस सबका बाघ चिन्ह था। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा? एलोरा के जो गुफा है आपको महाराष्ट्र में, वो किस धर्म से है? बौद्ध, जैन और हिंदू। बौद्ध, जैन और हिंदू, तो यह आपको तीनों धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन और खिलाफत आंदोलन के समय। तो इसे जोड़ा गया था आपको जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसी समय उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 से लेकर 1290 तक चला था। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो था आपके सामने, मैं 50 क्वेश्चन के सारे चीज़ को डिस्कशन आपके सामने मैंने किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह साबित होता है। इसमें कुछ स्मरणीय जो तथ्य दिया गया है वो आपके सामने अब पेश किया जा रहा है। इसके पहले जो भी स्मरणीय तथ्य हुआ था वो आपको प्राचीन भारत का हुआ था और यहाँ से आपको मध्यकालीन भारत का स्मरणीय तथ्य चालू हो रहा है। तो आप उसे रिवीजन कर लेंगे तो पूरे प्राचीन भारत रिवीजन हो जाएगा। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन था गजनी साम्राज्य के। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उतवी रहते थे। तो क्वेश्चन इसमें पूछा कैसे जाता है कि मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन नहीं रहते थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतवी को याद रखेंगे और जो इसके बाद नाम आएगा वो नहीं रहते थे। अगला क्वेश्चन, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतरिम आक्रमण 1027 में हुआ था जाटों के विरुद्ध। इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को
लूटा था। जो सोमनाथ का मंदिर है आपको गुजरात में है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। मोहम्मद गोरी, इसने दूसरा आक्रमण 1178 पाटन गुजरात में किया था। इस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। यह क्वेश्चन आपसे जो भी लाइन में लिखा गया है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण जो किया था 1175 में, इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में, यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। कुछ युद्ध दिया गया और कुछ अभिलेख दिया गया है। तो यह 3 जो युद्ध आपके सामने दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को, परिणाम चौहान इसमें विजय हुआ था। प्रथम में चौहान विजय हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। तीसरा तराइन के युद्ध की बात करें तो 1215 में हुआ था यलदोज और कुबाचा के बीच में। ये बात आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। चंदाौर के युद्ध की बात करें तो 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदाौर का युद्ध। आइए कुछ अभिलेख है उसको देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के शासक में हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन के शासन काल में हुआ था। एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एहोल अभिलेख हुआ था। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख हुआ था। नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी बलश्री के शासनकाल में नासिक अभिलेख हुआ था। और भीतरी अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त। भीतरी आप अच्छे से याद रखेंगे, यह हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भीतरी, हाथी गुम्फा और एहोल और जूनागढ़, इसमें जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरह आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीका से किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन वीडियो में चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन आपके सामने पेश कर दिया जाता है, जो कि कहीं से भी आपको डाउट न रह जाए। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे 50 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।